नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। हमारा आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? आपके विकल्प हैं 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या फिर 1947 का अधिनियम। सही जवाब होगा विकल्प सी, 1935 का शासन अधिनियम। अब बात करें अगर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के पहले खंड में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है और इसकी जो नियुक्ति होती है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र के लिए होता है। जो भी पहले होगा वो लागू हो जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। बात करें अनुच्छेद 148 के चौथे खंड की, तो उसमें दिया गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया, जो भारत के राजस्व के व्ययों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता था। यह अधिनियम लेखा परीक्षक विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि महालेखा परीक्षक को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई। यद्यपि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इस पद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विकल्प हैं 1773 का विनियामक अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम या 1813 का चार्टर अधिनियम। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई और 1774 में इसकी स्थापना की गई। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे और इसके अन्य न्यायाधीशों में बात करें तो चैम्बर्स, लेमोस्टर और हाइड इसके अन्य न्यायाधीश थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। विकल्प आपका इसमें बी सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम ए जिन्ना या लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। सही जवाब होगा इसमें विकल्प संख्या सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर 1949 को या फिर 26 नवंबर 1949 को
या 30 नवंबर 1949 को? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला और 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ और इसी दिन संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया और संविधान का प्रारूपण हुआ। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इसमें महिला सदस्यों की संख्या कुल 8 थी। इसमें प्रमुख महिला सदस्यों में सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थीं। संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 11 बैठकें हुई और इसके प्रारूप पर तकरीबन 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना गया था। इसमें अगर बात करें प्रारूप समिति का, तो प्रारूप समिति का उल्लेख महत्वपूर्ण होता है और इसमें कुल जो सदस्य थे वो 7 थे और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति के सदस्यों में अध्यक्ष के रूप में थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद एम सादुल्ला, BL मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव बने और DP खेतान। मृत्यु के बाद इनके TT कृष्णमाचारी इसके सदस्य बनाए गए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विकल्प संख्या ए। अगला सवाल है जिसमें आपको 2 सूचियां दिया गया है। एक तरफ भारतीय संविधान के प्रावधान और दूसरी तरफ उन देशों का नाम है जहां से इन प्रावधानों को ग्रहण किया गया है। दोनों सूचियों को आपको मैच करवाना है और मैच करवाने के बाद कूट की सहायता से आपको अपना आंसर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके से दिया गया है। सबसे पहले अगर देखें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इसके बाद मूल अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्तियां निहित हैं। इस प्रावधान को लिया गया था कनाडा के संविधान से। तो इस तरह से आप इसको मैच करवा लेंगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा गया है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या फिर मूल कर्तव्यों में? सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है। संविधान का यह महत्वपूर्ण अंग उन उद्देश्यों और सिद्धांतों को समाहित करता है जिसकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने किया था। उद्देशिका उन मूलभूत मूल्यों और दर्शनों को परिलक्षित करती है जो संविधान का आधारभूत लक्षण होता है। यहाँ पर आपको जानना ये आवश्यक है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहते हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 32 में है, उसको संविधान की आत्मा के रूप में बतलाया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वायसराय की शक्तियां, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, यानी कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। सही जवाब होगा विकल्प बी।
भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से प्रारंभ हुआ और जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम में सबसे पहले उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित दो भागों में बांटा गया था। इसमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही सौंपा गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? विकल्प आपके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी यानी कि जवाहरलाल नेहरू। आपको बता दें कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष आए तो जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अंबेडकर, झंडा समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? आपके विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, BR अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सदस्य जवाहरलाल नेहरू ने यह समाधान प्रस्तावित किया था कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज हो वो समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का भी गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा में इसे 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा या कौन से 26 नवंबर 1949 से प्रभावित हुए थे? निर्वाचन, नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान और न्यायाधीशों की नियुक्ति। कूट की सहायता से आपको सही जवाब देना है, तो विकल्प आपका कूट की सहायता से 1 और 2 इसमें सही होगा, यानी कि विकल्प संख्या बी आपका सही होगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान जैसे निर्वाचन, नागरिकता और संसद प्रभावी हो गए। संविधान के शेष प्रावधान जो बचे थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगले सवाल में आपके लिए एक निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन हैं, कथन 1 और 2। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर दें। कथन 1 है भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ, और कथन 2 है प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही होगा और कौन सा कथन इसमें गलत होगा। तो यहाँ पर जो सही कथन हो जाएगा वो आपका होगा विकल्प संख्या बी, यानी कि दोनों कथन अलग अलग सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं होता है। यहाँ पर आप देखें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया और इसी अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। इस तरह से दोनों कथन सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं होता। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपके विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या फिर कनाडा। सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि जर्मनी। भारतीय संविधान में जो आपातकालीन प्रावधान है उसको जर्मनी के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन,
ऐसे जो प्रावधान थे उनको अमेरिका के संविधान से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम से, और संघात्मक विशेषताओं के संबंधित जितने प्रावधान थे उनको कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय संविधान में एक समान है? विकल्प आपके हैं नागरिकता, स्वतंत्र केंद्र और राज्य, राज्यपालों की नियुक्ति और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका एक ऐसी व्यवस्था है जो दोनों देशों में एक समान है और बाकी इसमें जो आपके विकल्प में दिए गए हैं वो अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारतीय संविधान प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है क्योंकि? जो भारत की संसदीय प्रणाली है और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, उसमें किस बात का अंतर पाया जाता है? आपके विकल्प हैं, यह न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली है, यह वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, यह द्विसदनीय विधायिका है, या फिर डी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली। तो यहाँ पर जो विकल्प है आपका ए सही होगा, यह न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली है। क्योंकि भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था लागू है, लेकिन यह ब्रिटेन में लागू नहीं है। इस संदर्भ में अगर देखें तो भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से अलग है, लेकिन इसके अलावा जो वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, द्विसदनीय विधायिका है और सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, यह दोनों ही संसदीय प्रणालियों में लागू है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान के आलेखन यानी प्रारूपण सदस्य के रूप में अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके इसमें आप देखेंगे तो नंबर 1 कथन जो है वो है, भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के पक्षधर थे। दूसरा है, उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। तीसरा है, न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। और चौथा, वे शासन के एक अधिनायकीय स्वरूप के पक्षधर थे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो कूट की सहायता से होगा वो हो जाएगा 1 और 2, यानी कि विकल्प संख्या ए आपका सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे वो भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के पक्षधर थे और उनका मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है और कौन से कथन गलत होंगे? इसमें आपको इस बात का चयन करना है। पहला कथन है, उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया। दूसरा है, यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। और तीसरा है कि इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया था। नीचे दिए गए जो कूट हैं उसकी सहायता से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर आपका विकल्प संख्या सी वाला सही होगा, क्योंकि 1, 2 और 3 ये तीनों कथन आपके क्या हैं? सही हैं। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्य के कथन के संदर्भ में जो ये तीनों बातें कही गई हैं वो सही हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई हैं? पहला है कानून का शासन, दूसरा है विधि निर्माण की प्रक्रिया, तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता और चौथा है संसदीय व्यवस्था। तो यहाँ पर आपको कूट की सहायता से अपना जवाब देना है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि विकल्प आपका इसमें डी वाला
सही होगा। कहने का मतलब है कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, इस व्यवस्था को हमने ब्रिटेन से नहीं लिया है, बल्कि संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, इसको हमने ब्रिटेन से लिया। जबकि ब्रिटिश संविधान के अलावा जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, उसको हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? विकल्प आपके हैं NG अयंगर, दूसरा है KM मुंशी, तीसरा है BN राव और चौथा है मोहम्मद सादुल्ला। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प संख्या C, BN राव। BN राव जो थे वो संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके अलावा कुल इसमें 6 सदस्य थे। अध्यक्ष के अलावा कुल सदस्यों की संख्या 6 थी, जिसमें NG अयंगर, BL मित्रा, KM मुंशी, कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान थे। बाद में BL मित्रा के स्थान पर माधवराव और खेतान के स्थान पर कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद, मौलिक अधिकार। कूट की सहायता से आपको सही जवाब देना है। तो इसमें कौन कौन सा प्रावधान लागू हुआ था? तो मौलिक अधिकार को उस दिन लागू नहीं किया गया था। इसके अलावा नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद, यानी कि विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा बी वाला, 1, 2 और 3 आपका सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? पहला कथन है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। इसके अलावा दूसरा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए। तीसरा है चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया। और चौथा है सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। तो यहाँ पर आपको अपने कूट की सहायता से सही जवाब देना है। तो विकल्प आपका इसमें डी सही हो जाएगा, यानी कि कथन 1 और 3 आपका सही होगा। विकल्प संख्या डी सही होगा, कथन 1 और 3 सही होगा। संविधान सभा का प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चयन किया गया। इसके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। चुनाव की स्कीम का निर्धारण 1946 के कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा तय किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? विकल्प आपके हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833। तो आपको ये पता है, ये पहला सवाल भी हमारा इससे मिलता जुलता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा विकल्प संख्या यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? 1961 एक्ट, 1917 एक्ट, 1919 एक्ट या फिर 1915 एक्ट। सही जवाब आपका होगा विकल्प संख्या सी, 1919 का एक्ट। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। उपरिसदन यानी कि राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जिसका कार्यकाल तकरीबन 5 वर्ष का था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत हुआ करते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता था और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे। तो इस तरह से आपका सही जवाब होगा विकल्प सी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है?
पहला है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। और डी है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या सी, यानी कि इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, क्योंकि आपको गलत कथन का चयन करना था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके विकल्प हैं बी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या एस राधाकृष्णन। तो सही जवाब इसका होगा विकल्प संख्या सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? विकल्प हैं जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या महात्मा गांधी। तो सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और यही आगे चलकर उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7 अधिवेशन, 9 अधिवेशन, 12 या 15? तो सही जवाब इसमें होगा आपका विकल्प संख्या सी, यानी कि कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 11 अधिवेशन हुए थे 165 दिनों के लिए। और संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए जो 12वां और आखिरी अधिवेशन था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? बी एन राव द्वारा, बी आर अम्बेडकर द्वारा, के संथानम द्वारा या के एम मुंशी द्वारा? तो सही जवाब आपका होगा विकल्प बी, यानी कि बी एन राव के द्वारा इसको तैयार किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप समिति ने बी एन राव द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर विचार कर इसमें कुछ परिवर्तन करके संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। बी एन राव के मूल प्रारूप में कुल 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां प्रस्तावित थीं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची को किस देश से ग्रहण किया गया? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, विकल्प संख्या बी। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर दोनों के द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई टकराव होता है तो उस स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। इसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। गणतंत्र यानी कि आयरिश गणतंत्र, यहाँ पर एक करेक्शन है, आयरलैंड आप लिख लेंगे या आयरिश गणतंत्र। बी है कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब आपका हो जाएगा आयरिश गणतंत्र, यानी कि विकल्प आपका ए सही होगा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड से प्रभावित हुआ और इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 80 के 3 खंड में इसका प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33,
यहाँ पर आपको दो सूचियाँ दिया गया है। एक तरफ आपको संविधान के प्रावधान दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन प्रावधानों को कहाँ से ग्रहण किया गया है इस बात का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए आप सभी को एक बार देख लें और जब आप मिलान करेंगे तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से, संघ राज्य संबंध जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसमें आपको विकल्प नहीं दिया गया है तो इसको आप मैच करवा लेंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? विकल्प आपके हैं मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर शौकत अली। सही जवाब होगा महात्मा गांधी। विकल्प संख्या इसमें बी वाला सही होगा, आप इसे ही बी मानेंगे, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने जमीयत उलेमा के सहयोग से खिलाफत आंदोलन का संगठन किया और मोहम्मद अली ने 1920 में खिलाफत घोषणा पत्र को प्रसारित किया। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने ग्रहण किया और गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक रूप हो गए। मई 1920 तक खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी की अहिंसात्मक असहयोग योजना का समर्थन किया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया? मार्ले मिंटो सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन आयोग योजना या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो सही जवाब होगा चेम्सफोर्ड सुधार। विकल्प संख्या बी। द्वैध शासन पद्धति संवैधानिक व्यवस्था का एक रूप था। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले अंग्रेज लियोनेल कर्टिस ने प्रतिपादित किया था, जो बहुत दिनों तक राउंड टेबल का संपादक रहा। बाद में यह सिद्धांत 1919 के भारतीय शासन विधान में लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन को स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 में है निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं थी? पहला है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ। दूसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी विधान मंडलों का विस्तार और पुनर्गठन। और तीसरा है केंद्रीय और प्रांतीय विधान मंडलों का विस्तार और पुनर्गठन। तो सही जवाब आपका होगा इसमें विकल्प संख्या डी, यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही होगा। कहने का मतलब है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ, इसका प्रावधान 1919 के शासन अधिनियम की विशेषता नहीं थी। युद्ध के बाद भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में जो बदलाव लाए गए वे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता था, इसी के परिणाम थे। इन सुधारों द्वारा केंद्रीय विधान मंडल को द्विसदनीय बनाया गया। इनमें से एक सदन को राज्य परिषद और दूसरे सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। केंद्रीय विधायिका की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिवाय केंद्र में 2 सदनों की स्थापना के। तो कार्यकारी परिषद के सदस्य, जो कि मंत्रियों के समान थे, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, अर्थात वे सत्ता में बने रह सकते थे, चाहे विधायिका के सदस्यों के बहुमत का समर्थन उन्हें प्राप्त हो या न हो। क्वेश्चन नंबर 37 में है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को साल 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में संविष्ट किया गया? आपके विकल्प हैं मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार या भारत सरकार का कार्य संचालन। तो सही जवाब आपका हो जाएगा विकल्प संख्या बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को साल 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। वर्तमान में संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है, जो कि राज्य को प्राप्त एक निर्देश है। यह तत्व हमारे राज्य के कल्याणकारी चरित्र को भी प्रतिबिंबित करता है और इसके पीछे विधिक सत्यता नहीं है, बल्कि इसमें नैतिकता को बल दिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं।
सूची 1 और सूची 2 आपको मैच करवाना है। तो इसमें आप देखेंगे तो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जो है वो निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत किया था। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मुसलमानों के लिए पृथक प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत किया। और भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता की सुरक्षा करता है। तो इसमें आपको इस तरह से मैच करवाने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ए वाले में आपको मिलाना होगा 2 वाला। ए में आप मिलाएंगे तो आपका मैच हो जाएगा ए में 2, फिर बी में आप मिलाएंगे तो 4 होगा, सी में मिलाएंगे तो 3 होगा और डी में मिलाएंगे तो 1 होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने इसमें क्या क्या चीज़ों को स्थापित किया था? केंद्र में द्विसदनी विधान मंडल स्थापित किया, प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया और भारत में संघीय शासन प्रणाली को प्रारंभ किया। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से आपको सही विकल्प का चयन करना है। आंसर आपका इसमें हो जाएगा 1 और 2, यानी कि विकल्प आपका इसमें डी सही हो जाएगा। तीसरा इसमें नहीं है, भारत में संघीय शासन प्रणाली को इसने प्रारंभ नहीं किया था। अब अगर बात कर लें भारत सरकार अधिनियम 1919 के जो विशेषताएं थी तो उसमें शामिल था केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, लोक सेवा आयोग का गठन, पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में ही सही लेकिन मत देने का अधिकार और केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें आपसे पूछा गया है भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदलई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की। इस समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं दी गई थीं? तो आपके यहाँ पर विकल्प जो दिए गए हैं वो है उत्तर पूर्व सीमांत यानी कि असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची, असम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषदों का गठन, और तीसरा है उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 6वीं अनुसूची, और चौथा है उत्तर पूर्व भारत में राज्य क्षेत्रों का सीमांकन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, यानी कि केवल इसमें 1 वाला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें अगर व्याख्या के तौर पर देखें तो भारत संविधान के निर्माण के लिए निर्मित भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदलोई की अध्यक्षता में एक उप समिति की नियुक्ति की थी और इस समिति के द्वारा उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची की अनुशंसा की गई थी। अगले सवाल में आपको जो दिया गया है वो 2 सूचियां दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। तो यहाँ पर व्यक्ति और भारत के संविधान को बनाने में उनकी भूमिका को बताया गया है। तो इसमें जब आप मैच करवाएंगे तो आपका जो सही जवाब होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो अध्यक्ष थे संविधान सभा के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्या थे ये? अध्यक्ष थे संविधान सभा के। उसके बाद है टी कृष्णाचारी, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे प्रारूप समिति के 2 का 1। HC मुखर्जी, ये क्या थे? उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, तो C का 4। और उसके बाद अंबेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, विकल्प आपका इसमें D का 3 मैच करवाएंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? विकल्प आपके हैं, राज्यपालों ने संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य इनकार कर दिया, दूसरा है केंद्र ने प्रांतों को आवश्यक वित्तीय सहायता नहीं प्रदान की थी, तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के कारण गवर्नर जनरल ने भारतीय प्रशासन को संघीय से एकात्मक में परिवर्तित कर दिया, और डी है प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का पक्षकार घोषित किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का पक्षकार घोषित कर दिया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43।
संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है। संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श से उद्धृत उपर्युक्त परिच्छेद का श्रेय किसको जाता है, यानी कि यह जो परिच्छेद लिया गया है उसको किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या जे.बी. कृपलानी। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि बी.आर. अम्बेडकर जी ने ही इस बात को कहा था। तो यह कथन जो है वो उसको कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में उन्होंने इस बात को कहा था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था? लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था, प्रांतों और राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए प्रावधान, या संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना था, या भारतीय संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके सदस्यों में पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर शामिल थे। इसकी सिफारिशों में संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना शामिल नहीं था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। दूसरा है देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। तीसरा है संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। और चौथा है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो कूट की सहायता से आपको सही जवाब देना है। तो विकल्प आपका इसमें हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 4 स्टेटमेंट आपका इसमें सही होगा। कहने का मतलब है कि जो सही कथन है वो ये है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया जाएगा। और चौथा जो सही होगा वो होगा सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन कौन सी निरसित की गई हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, प्रिवी काउंसिल अधिकारिता समाप्ति अधिनियम 1949 या निवारक निरोध अधिनियम 1950। तो सही जवाब आपका इसमें होगा विकल्प संख्या ए, यानी कि 1 और 2 को यहाँ पर केवल निरसित किया गया है। भारत के संविधान द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 विधियों को निरसित कर दिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये सवाल आपको कई बार पूछा जा चुका है। आंसर आपका इसमें हो जाएगा विकल्प ए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें आपको सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। आंसर आपका इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या ए, यानी कि केवल 1 वाला स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्योंकि आपको पता है कि जो 1774 में कलकत्ता में मुख्य सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें आपको दो सूचियां दी गई हैं। एक तरफ आपको कौन सा नियामक अधिनियम है और दूसरी तरफ उसके प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पर जब आप कूट की सहायता से सही मैच करवाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसमें आपको मिल जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए कि ए में आपको मिल जाएगा 2, ए को 2 के साथ मैच करवाएंगे, बी को 1 के साथ मैच करवाएंगे, सी को 3 के साथ मैच करवाएंगे और डी को 4 के साथ मैच करवाएंगे। नियामक अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करता है। चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति देता है और चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। अगला सवाल और आज की इस अभ्यास सीरीज का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है। 1813 का चार्टर एक्ट या जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 या प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। यहाँ पर आपको सही जवाब देना है कूट की सहायता से। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें विकल्प संख्या डी, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। 1, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृति करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसिप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्वकर्ता हुआ करते थे। तो ये था आपके लिए 50 वो महत्वपूर्ण सवाल जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित हैं। सवालों का लेबल इसमें कुछ ऐसे भी थे जिनका लेबल थोड़ा सा हाई था और कुछ ऐसे भी थे जिनका लेबल लो रखा गया था। तो इसको आप एक बार 2 बार अभ्यास करिएगा, आपको निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। हाँ, अगर किसी सवाल में आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जो सबसे ऊपर वाला कमेंट होगा उसमें आप रिप्लाई करेंगे। अगले वीडियो में आपको उसका सही जवाब मिल जाएगा या आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। अगले वीडियो में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के दूसरे वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।